नमस्कार, बीपीएससी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। मैं सुशील कुमार। मेरा चयन 67वीं बीपीएससी में सब डिवीज़न वेलफेयर ऑफिसर के पद पर हुआ है और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और मेरा मीडियम हिंदी था। इस वीडियो में हम देखते हैं कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी हिस्ट्री और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस और बिहार स्पेसिफिक के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट या फिर बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड रहा है। तो इस वीडियो में हम जो है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की 70वीं बीपीएससी के लिए प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जिसमें विजन आईएएस की क्लास नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हालांकि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, फिर भी जब कोई टॉपिक हमें ऐसा लगे कि वो मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो मैं थोड़ा सा उसको विस्तार से चर्चा कर दिया करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि मुद्रा। देखिए अब मुद्रा क्या है, तो मुद्रा जो है सामान्य रूप से क्या बोल सकते हैं कि ऐसे किसी भी माध्यम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसका वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये मुद्रा का परिभाषा हो गया। और देखिए मुद्रा दो प्रकार की होती है, संकीर्ण मुद्रा और व्यापक मुद्रा। तो संकीर्ण मुद्रा का आशय अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों सिक्कों के साथ ही अत्यधिक तरल जमाव से होता है। वहीं व्यापक मुद्रा क्या होता है, संकीर्ण मुद्रा तो सम्मिलित होती ही है लेकिन इसके साथ तरल अस्थियों यानी एसेट्स का संपूर्ण हिस्सा भी शामिल होता है जिसका उपयोग खरीदारी करने के लिए की जा सकती है। देखिए मुद्रा के कार्य क्या क्या होते हैं। तो मुद्रा का कार्य ये विनिमय का माध्यम होता है और ये लेखा की इकाई भी होती है, ठीक है। और ये क्या है, मूल्य का संचय भी होता है। स्थगित भुगतानों का मानक। स्थगित मुक्त भुगतान क्या होता है कि वे भुगतान होते हैं जिनको भविष्य में देने का वादा किया जाता है, ठीक है। और चौथा है राष्ट्रीय आय का वितरण, ठीक है। मुद्रा के प्रकार। देखिए मुद्रा के प्रकार दो प्रकार के माना जाता है, एक करेंसी घटक और दूसरा है जमा घटक। जो करेंसी जो नोट्स होते हैं या फिर कॉइन्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जो जमा होता है हमारे पास, जो क्या बोल सकते हैं फिक्स डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट या फिर टीडी टर्म डिपॉजिट, ये सब, ठीक है। तो करेंसी नोट में सिक्के और पत्र मुद्रा आ रहा है। और जो है कि फिएट मुद्रा एक टर्म है। फिएट मुद्रा क्या होता है कि करेंसी और नोट को सरकार के आदेश के तहत जारी किया जाता है, इन्हें फिएट मनी कहा जाता है यानी फिएट मुद्रा। तो ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। और दूसरा है कि लीगल टेंडर या विधि मान्य मुद्रा। तो देखिए लीगल टेंडर या विधि मान्य मुद्रा क्या होता है, किसी भी नागरिक द्वारा इन्हें स्वीकारने से मना नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार की मुद्रा को लीगल टेंडर या विधि मान्य मुद्रा कहते हैं। भारत के संदर्भ में ये क्या है, रुपया जो है लीगल टेंडर या विधि मान्य मुद्रा है। जमा मुद्रा जो है डिपॉजिट मनी, उसके कौन कौन से घटक होते हैं, डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा और दूसरा सावधिक जमा, ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो भारत में मुद्रा की आपूर्ति। देखिए मुद्रा की आपूर्ति का माप जो है वो M1, M2, M3 और M4 टर्म के द्वारा किया जाता है। ये भी कभी कभी आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं कि M1 या संकीर्ण मुद्रा ये क्या होता है कि जनता के पास करेंसी जो होती है, ठीक है, नोट सिक्के हो गए और वाणिज्य बैंकों के पास रखी गई जनता की निवल मांग जमाएं और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं M1 मुद्रा। और वहीं यह क्या है, एक संकीर्ण मुद्रा माना जाता है। M1 जो है सर्वाधिक संकीर्ण मुद्रा माना जाता है, ठीक है। और ये क्या है, अत्यधिक तरल है। तो M1 मुद्रा क्या है, बहुत ज़्यादा संकीर्ण मुद्रा है ये, और ये अत्यधिक तरल है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, जनता के पास करेंसी नोट, वाणिज्य बैंक के पास रखी गई जनता का निवल मांग जमाएं और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। देखिए M2 में क्या होता है, M1 में जो सारे में होते हैं वो तो सम्मिलित होते ही ये सारे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डाकघर में बचत जमाएं, ठीक है, तो ये M2 होता है, ठीक है। और M3 क्या होता है कि M2 सम्मिलित करने के बाद जो है सभी व्यापारिक बैंकों और सहकारी बैंकों की सावधिक जमा। तो व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंकों की सावधिक जमा, ठीक है, वो M2 में शामिल करने के बाद M3 या विस्तृत मुद्रा प्राप्त होता है। और चौथा है M4 मुद्रा। ये देखिए इसमें M3 प्लस डाकघर की कुल जमा शामिल की जाती है। तो अब देखिए
यहाँ पे क्या है कि अब ये चारों मुद्रा में तुलना करते हैं, तो M1 मुद्रा जो है सर्वाधिक संकीर्ण मुद्रा होता है और ये तरलता सर्वाधिक होती है, और M4 मुद्रा जो है ये बहुत विस्तृत मुद्रा माना जाता है और तरलता सबसे कम होती है। ठीक है। भारत में मुद्रा की आपूर्ति, यानी भारत में जो है मुद्रा इसकी आपूर्ति कौन करता है, तो भारत में मुद्रा की आपूर्ति जो है केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक और जो है कभी कभी सरकार की नीतियों के द्वारा भी प्रभावित होता है। ठीक है। तो केंद्रीय बैंक एवं मुद्रा आपूर्ति ये क्या कैसे प्रभावित करते हैं, देखिए केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके से नियंत्रित करता है। जब प्रत्यक्ष तरीके की हम बात करें तो वो करेंसी नोट और सिक्कों को निर्गमन यानी छापते हैं। ठीक है, वो करते हैं। और दूसरा जो है कि व्यापारिक बैंक जो है सर्वाधिक जो है न्यूनतम रक्षित निधि यानी CRR करेंट रिजर्व रेशियो, ठीक है, या फिर वो हो गया। उसके बाद बैंकों का ब्याज दर के ढांचे में परिवर्तन, खुले बाजार की संक्रियाएं और व्यापारिक ऋण के लिए संबंधी नीति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि जो है कि RBI जो है मौद्रिक नीति का विनियमन के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करती है, तो ये क्या है, सर्वाधिक न्यूनतम रक्षित निधि में परिवर्तन, बैंकों के ब्याज ढांचे में परिवर्तन, खुले बाजार की संक्रियाएं और व्यापारिक बैंकों के लिए ऋण संबंधी नीति। ठीक है। और देखिए व्यापारिक बैंक और मुद्रा की आपूर्ति कैसे होता है, जब लोग धन को बैंक में जमा करते हैं। ठीक है। और वित्तीय संपत्तियां जैसे कि बिल, बॉन्ड, ये सब क्या जारी करता है, व्यापारिक बैंक जारी करता है। ठीक है। और सरकार और मुद्रा की आपूर्ति, देखिए सरकार क्या कर सकती है, वो टैक्सेशन यानी कराधान करती है और लोगों से ऋण प्राप्त करता है। वो कौन सा, बॉन्ड से, ट्रेजरी बिल के माध्यम से जो है बाजार में मुद्रा की आपूर्ति करती है। ठीक है। और केंद्रीय बैंक से सरकार क्या कर सकती है, अपने प्रतिभूतियों पर ऋण लेती है। सरकार जो है केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है, जिससे मुद्रा की आपूर्ति प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कि देखिए अभी एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म्स है नगद आरक्षित अनुपात, करंट रिजर्व रेशियो। तो जो उनकी जमा राशियों का अंश निर्दिष्ट करता है, जो RBI के पास रखना पड़ता है। देखिए कॉमर्शियल बैंक को RBI के पास जो है एक निश्चित परसेंटेज जो है बैंक में जमा करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, CRR करंट रिजर्व रेशियो। दूसरा है कि SLR संवैधानिक तरलता अनुपात। देखिए SLR क्या होता है कि एक वाणिज्य बैंक के पास जो कुल जमा है उसके कुछ भाग को उसके खुद ही के पास ही अलग रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, SLR। तो अब देखिए बैंक दर क्या होता है, तो बैंक दर होता है कि जब आरक्षित मुद्रा में कमी होने पर वाणिज्य बैंक RBI से जिस रेट पे यानी जिस दर पे पैसे उधार लेती है उसको क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ठीक है। तो बैंक अब क्या होता है, बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जो जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए बैंक का काम क्या होता है, जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, मुद्रा के प्रवाह को संभव बनाना। भारतीय बैंकिंग प्रणाली, तो देखिए बैंकिंग प्रणाली जो है बैंकों का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जा सकता है भारत में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक, जिसको बड़े बड़े कॉमर्शियल बैंक भी बोलते हैं। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देखिए क्षेत्र ग्रामीण बैंक जो है क्या होता है, कृषि, व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूर एवं छोटे उद्यमियों के ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1975 में नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया था। ठीक है। तो अब ग्रामीण बैंक का जो है ये पूछा जाता है कि उसमें जो है कि भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक। तो प्रवर्तक बैंक क्या होता है कि वे बैंक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को खोलते हैं। ठीक है। तो अब भारत सरकार की इसमें पूंजी 50%, राज्य सरकार की जो है 15% और प्रवर्तक बैंक की पूंजी कितना होती है, 35% होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सहकारी बैंक क्या है कि सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं, ठीक है, जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत होते हैं। किसके तहत, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कृषि से संबंध क्षेत्रों, कुटीर उद्योगों, ग्राम उद्योग और वित्त पोषण के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। इसमें जमा राशि स्वीकार किया जा सकता है और ये उधार भी देते हैं।
ठीक है। ये जो है सारे निर्णय जो है एक वन मैन वन वोट, यानी क्या है कि ये आपसी सहमति के आधार पर जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए सहकारी बैंक जो है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है। इसका काम जो है लाभ कमाना नहीं बल्कि लोगों का यानी इसके मेंबर का कल्याण करना है। वहीं वाणिज्य बैंक क्या करते हैं, ये जो लाभ के उद्देश्य, जितने बड़े बड़े बैंक हैं वो अधिकतम लाभ के उद्देश्य से चलते हैं। ठीक है। और भारत में जो सहकारी बैंक है उसके नियंत्रण के लिए नाबार्ड, सहकारी बैंक पर नियंत्रण कौन करता है, तो नाबार्ड करता है। ठीक है। अब देखिए नाबार्ड क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति के सिफारिश पे 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है। अब देखिए ग्रामीण ऋण संस्थानों के संचालन में नाबार्ड एक समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर की भूमिका का कार्य करता है। नाबार्ड सहकारी बैंकों के और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नियामक का कार्य करता है, यानी सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर क्या कार्य करता है, नियामक का कार्य करता है। अब देखिए नाबार्ड क्या क्या उद्देश्य है, यह कृषि ग्रामीण विकास संबंधी गतिविधियों में संलग्न किसी भी व्यक्ति को तकनीकी, कानूनी, वित्तीय और विपणन और प्रशासनिक संबंधी सहायता प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक में क्या अंतर है। देखिए वाणिज्य बैंक जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत गठित होते हैं, और ये जो है सहकारी बैंक क्या होता है, अलग अलग राज्यों द्वारा निर्मित सहकारी समितियों के अधिनियम के अंतर्गत गठित होते हैं। ये देखिए जो सहकारी वो वाणिज्यिक बैंक है, ये किसी राज्य, जिले, यहाँ तक कि विदेश में भी शाखाएँ खोल सकती है, जबकि सहकारी बैंक केवल निर्धारित क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। जैसे राज्य सहकारी बैंक राज्य के भीतर ही कार्य कर सकती है। और वाणिज्य बैंक पर बैंकिंग अधिनियम जो है आरबीआई की, वो 1949 की सभी धाराएं लागू होती है, अर्थात आरबीआई के पूर्ण नियंत्रण के अधीन ये कार्य करता है। वहीं सहकारी बैंक जो है इस पर अधिनियम की कुछ ही धाराएं लागू होती है, यानी आरबीआई इस पर क्या करते हैं, आंशिक नियंत्रण करते हैं। ये पूर्ण व्यापारिक सिद्धांत पे यानी क्या है, इसका प्रॉफिट मोटिव यानी लाभ के सिद्धांत पे कार्य करता है। वहीं जो है सहकारी बैंक जो है किस पे कार्य करता है कि ये सहकारिता के सिद्धांत पे कार्य करता है, और ये क्या है कि अपने व्यक्ति का, अपने सदस्यों का अधिकतम कल्याण पे आधारित होता है। अब वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक जिसको बोलते हैं वो क्या है, वो एक वस्तुतः एक लाभ अर्जक संस्थान है, यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। तो ये जो है अब बोलेंगे, कोई पूछा जाएगा कि वाणिज्य बैंक कैसे नियंत्रित होता है, तो आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के द्वारा ये नियंत्रित होता है। अब कमर्शियल बैंक्स को दो भागों में बांटते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है कि वैसे बैंक जिसमें जो है कि सरकार के का हिस्सा जो है 51% या इससे अधिक है, उसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा है अन्य राष्ट्रीय। देखिए अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है कि बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1969 में 14 बड़े बैंकों का और 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है। और राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, क्योंकि देखिए कि ये जो है कॉमर्शियल बैंक जो है प्रॉफिट मोटिव यानी लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, लघु उद्योग एवं कमजोर वर्गों को बैंकिंग एवं ऋण सेवाएं प्रदान नहीं करती है। इस वजह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि वो इन सभी पिछड़े वर्गों का जो है या पिछड़े क्षेत्रों का कल्याण सुनिश्चित कर सके। अब देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया है, तो देखिए बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए बैंकिंग सुविधाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना, तो आर्थिक विकास में तेजी लाना। ठीक है। समाज के कमजोर वर्गों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे कि कृषि हो गया, लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग, इस सबको ऋण आसानी से मिल सके। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधार करना, कृषि एवं लघु उद्योगों के लिए समुचित प्रगति को बढ़ावा देना, और देश में बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए लघु उच्च स्तरीय उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये क्या होते हैं कि लघु वित्त बैंक जमा, ऋण की आपूर्ति जैसे मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, परंतु इसका प्रचालन क्षेत्र जो होता है ये सीमित होता है। तो लघु वित्त बैंक क्या करते हैं, जमा, ऋण और ऋण की आपूर्ति जैसे मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये देखिए क्या कर सकते हैं कि विदेशी मुद्रा, म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन आदि संबंधित कार्य कर सकते हैं। ठीक है।
अब पेमेंट्स बैंक क्या है, देखिए पेमेंट्स बैंक जैसे आपने सुना होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो अब देखिए अगस्त 2015 में आरबीआई ने बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को त्वरित ढंग से पूरा करने के लिए पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बैंकिंग समाज सेवाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या विशेषता है कि ये भुगतान बैंक जो है, पेमेंट्स बैंक जो है, अधिकतम 1 लाख रुपये तक की जमा स्वीकार कर सकती है। ये वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अधिकतम 1 लाख रुपये की जमा राशि स्वीकार कर सकती है। ये भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को चालू करंट खाता यानी और सेविंग खाता यानी बचत खाता दोनों प्रकार के खाता खोलने की सुविधा देती है, ठीक है। और ये एटीएम और डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी ये नहीं कर सकते हैं, कौन, पेमेंट्स बैंक, ठीक है। और ये एनआरआई नॉन रेसिडेंस इंडियन की जमा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और ये बैंक ऋण नहीं दे सकते, पेमेंट्स बैंक से हम क्या कर सकते हैं, ऋण नहीं ले सकते हैं। और ये भुगतान बैंक जो है दूसरे बैंक की यानी कॉमर्शियल बैंक के सहयोगी की तरह कार्य कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड बीमा उत्पादों का वितरण भी कर सकते हैं। ये खुद जारी नहीं कर सकते, लेकिन ये बाकी अन्य बैंकों की सहयोग से ये इन सेवाओं का यानी म्यूचुअल फंड और बीमा का वितरण कर सकते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का कार्य क्या क्या होता है, देखिए ये जमा राशि का संग्रहण करते हैं, ठीक है, ऋण और अग्रिम राशि प्रदान करते हैं, ठीक है। उपयोगी सेवाएं जैसे कि लॉकर की सुविधाएं, ड्राफ्ट की सुविधाएं, ये सब प्रदान करते हैं। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय यानी क्या होता है, ट्रेजरी बिल, ये सभी का क्रय विक्रय भी करते हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक। देखिए अनुसूचित बैंक क्या होता है कि अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और गैर अनुसूचित बैंक क्या है, वे बैंक जो आरबीआई के दूसरी अनुसूची में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अनुसूचित बैंक के पास जो है कि कुछ विशेष सुविधाएं मिलती है आरबीआई के द्वारा। ये क्या है कि ये आरबीआई से बैंक दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ये स्वतः ही क्लियरिंग हाउस की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, तो वे कंपनी अधिनियम जो है 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है। कौन से अधिनियम के तहत, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर और प्रतिभूतियों में किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत एकमुश्त रूप से जमा राशियों को प्राप्त करना, ये सब कार्य होता है। अब देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ऐसी कोई भी संस्था शामिल नहीं हो सकती है जिसका मुख्य कार्य कृषि, उद्योग, व्यापार संबंधी गतिविधियां हो अथवा अचल संपत्ति का क्रय विक्रय संबंधी गतिविधि में सम्मिलित हो, ठीक है। अब एनबीएफसी जो क्या कर सकती है, ये निवेश तो कर सकती है लेकिन ये मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और इसके पास चेक जारी करने की भी शक्ति नहीं होती है। और किसी भी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। एनबीएफसी का जो विनियमन कौन करता है, तो ये आरबीआई जो है सभी वित्तीय कंपनियों का विनियमन नहीं करती है। कुछ कंपनियों का विनियमन के लिए विशेष संस्था है, जैसे देखिए बीमा से जो रिलेटेड कंपनी है उसका IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट डिपॉजिटरी अथॉरिटी होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वेंचर कैपिटल, स्टॉक या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी एनबीएफसी है उसको सेबी कंट्रोल करती है। देखिए उषा थ्रोट समिति जो किससे संबंधित है, तो एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी से संबंधित है। कौन सा, उषा थ्रोट समिति। नरसिम्हन समिति 1991 में गठित हुआ था जिसका मुख्य जो है सुझाव भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए दिया गया था। अब एनपीए इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या होती है,
तो बैंक द्वारा प्रदान किया गया एक ऐसा ऋण अग्रिम है जो मूलधन और ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि तक बकाया हो। तो ये पूछता है कितने दिनों तक, जब 90 दिनों तक कोई भी बैंक के ने जो लोन दिया है उसका ब्याज और मूलधन वापस ना हो तो वो क्या कहलाता है, NPA। ठीक है। और एक यहाँ पे महत्वपूर्ण टर्म है वाइट लेवल ATM। तो वाइट लेवल ATM क्या होता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्थापित और परिचालित ATM को क्या कहते हैं, वाइट लेवल ATM। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के द्वारा स्थापित और परिचालित ATM को वाइट लेवल ATM कहते हैं। और बैंक ATM क्या होता है, किसी विशिष्ट बैंक जो नॉर्मल ATM होता है, ठीक है, जैसे SBI के ATM ओपन करती है, तो ये क्या है, बैंक ATM। और ब्राउन लेवल ATM क्या होता है कि जब बैंक अपने ATM संबंधित कामकाज किसी तीसरे पक्ष को यानी थर्ड पार्टी को दे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ब्राउन लेवल ATM कहते हैं। कोर बैंकिंग टर्म क्या है, देखिए यह केंद्रीकृत बैंकिंग की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा प्रणाली से संबंध सारे बैंक केंद्रीकृत डेटा तंत्र का उपयोग बैंकिंग लेन देन से जुड़े सौदों के लिए करते हैं। कोर बैंकिंग में रियल टाइम आधार पर कार्य किया जाता है तथा किसी भी हुआ लेन देन को केंद्रीय सर्वरों द्वारा बैंकिंग प्रणाली में प्रतिबिंबित होता है। देखिए अभी क्या है कि पहले जो था इंटरनेट वगैरह नहीं था तो सारे बैंक अलग अलग कार्य करते थे, ठीक है। तो अभी क्या है कि सारे बैंक को इंटरनेट सर्वर के माध्यम से जो क्या क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इसमें अगर कहीं भी आप लेन देन करते हैं यानी यहाँ पैसा विड्रॉ करते हैं, यहाँ जाके आप चेक करेंगे तो यहाँ का विड्रॉ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि आपने विड्रॉ किया है या फिर डिपॉजिट किया है, तो सेम है। तो इस तरह के जो फैसिलिटी होती है ऑनलाइन फैसिलिटी, जिसमें सारे बैंक जो है जितने भी बैंक हैं एक सर्वर या ATMs एक सर्वर के माध्यम से जुड़े होते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग फैसिलिटी कहते हैं, ठीक है। और कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस क्या होता है कि यह बैंक की शाखाएं का एक केंद्रीकृत व्यवस्था है जो ग्राहकों को नेटवर्क पर किसी भी शाखा में अपना खाता संचालित करने और बैंकिंग सेवाओं को लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। देखिए अब कोई बैंक है उसके सारे ब्रांच हैं, 100+ ब्रांच है, और किसी भी बैंक में आपको वो पैसे जमा करने की, पैसे निकालने की या फिर डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की सारा सुविधा देता है। तो ये जो सुविधाएं मिल रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस बोलते हैं। बैंकिंग लोकपाल, देखिए बैंकिंग लोकपाल जो है कब आया था, 2006 में। ये क्यों आया था कि बैंकिंग ग्राहकों के शिकायत के समाधान के लिए जो है बैंकिंग लोकपाल लाया गया था। एक्जिम बैंक, देखिए एक्जिम बैंक जो है 1982 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या, फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में विदेशी व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए निर्यात आयात जो करते हैं जो भी संस्था, उसको जो है बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो ठीक है, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। देखिए इसके बाद जो है कि हम ये इकोनॉमिक्स का सीरीज खत्म होने के बाद हम MCQ लाएंगे, ठीक है। उसके बाद हो सके तो NCERT को जो है आपको सारांश प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद मेंस के सीरीज़ के लिए जो कि शुरू किया जाएगा। और इसमें क्या है कि मैंने देखा है कि कुछ लोग इंट्रो अच्छा लिखते हैं, कुछ लोगों का बॉडी पार्ट, कुछ लोग कंक्लूजन सही नहीं हो पाता है। तो अभी क्या है कि BPSC का पैटर्न चेंज हो चुका है। इसमें क्या है कि हर एक पार्ट में का अलग अलग मार्किंग होता है। जैसे इंट्रो में 4 मार्क्स मिले हैं, बॉडी में 3 मार्क्स मिले हैं, और उसका जो है सब हेडिंग में और एक हेडिंग है उसमें 2 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो और कंक्लूजन में 4 मार्क्स मिले। तो इसलिए आपके जो है आंसर के सारे पार्ट अच्छे हो, इसके लिए क्या है कि आपको मैं मॉडल आंसर कैसे लिखते हैं या एक अच्छा आंसर अच्छा इंट्रो कैसे लिखते हैं, इसके लिए मेंस की सीरीज भी लाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।